हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि फलन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ फलन का परिभाषा लिखा हुआ है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध एक फलन होगा। कब? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। यानी कि दो समुच्चय हैं ए और बी, और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध जो है समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से, यानी कि केवल एक अवयव से संबंध हो, तो ऐसे जो समुच्चय होते हैं वो क्या कहते हैं? फलन कहलाते हैं। देखिए, जैसे से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो समुच्चय है, ए दिया हुआ है आपका 2 3 4, और समुच्चय बी है 3 4 5। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम फलन के रूप में इसको लिखें, और यहाँ अगर आपको बताएं कि ये समुच्चय ए का अवयव है, ये समुच्चय बी का अवयव है, तो मान लीजिए अगर 2 का संबंध 3 से हो, 3 का संबंध 4 से हो, 4 का संबंध किससे हो? 5 से हो, तो ये क्या होगा? ये आपका फलन होगा, क्योंकि फलन की परिभाषा क्या है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक और एक अवयव से होना चाहिए। तो देखिए, 2 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 4 के साथ है, 4 का संबंध 5 के साथ है, तो ये आपका फलन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फलन है। अगर मान लीजिए यहाँ जो 2 दिया हुआ है, 2 का संबंध 3 के साथ हो, 2 का संबंध 4 के साथ हो, 3 का संबंध भी 4 के साथ हो, और 4 का संबंध 5 के साथ हो, और इसमें पूछा जाए कि ये फलन है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए ये जो है आपका फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध जो है समुच्चय बी में केवल एक और एक अवयव से होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, 2 का संबंध 3 से भी है, 2 का संबंध 4 से भी है, जबकि क्या होना चाहिए? एक अवयव का संबंध केवल एक ही से होना चाहिए ना। तो ये आपका फलन नहीं है, तो यहाँ आप लोग लिख देंगे फलन नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ और संबंध बना ले, जैसे 2 जो दिख रहा है, 2 का 4 के साथ संबंध हो जाए, और 3 का संबंध 5 से हो, और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये फलन है कि नहीं है, तो देखिए ये भी क्या होगा? आपका फलन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ 2 का संबंध तो एक अवयव से है, 3 का संबंध भी एक अवयव से है, लेकिन इसमें जो 4 है, 4 तो बच जा रहा है ना, 4 का किसी अवयव के साथ संबंध नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ये फलन नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम एक और तरीके से बता दें, जैसे देखिए 2 का संबंध 4 से हो गया, 3 का संबंध भी 4 से हो गया, और 4 का संबंध 5 से हो गया, तो अब इसके बारे में पूछा जाए ये फलन है कि नहीं है, तो ये आपका फलन होगा। फलन क्यों होगा? देखिए, फलन होने के लिए क्या होना चाहिए? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव से होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, 2 का संबंध 4 से हो गया, 3 का संबंध 4 से हो गया, 4 का संबंध 5 से हो गया, इसमें तो कोई खाली बच नहीं रहा है, सबका संबंध किसी न किसी अवयव के साथ है, तो इसलिए ये क्या होगा? फलन होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे उदाहरण बताए हैं, यहाँ क्या है? केवल एक अवयव का एक अवयव के साथ संबंध है ना, तो इस तरह का जो फलन होता है उसको एकैकी फलन कहा जाता है। और यहाँ देखिए, 2 अवयव का एक ही अवयव से संबंध है, तो इसको बहु एकैकी फलन कहा जाता है। ये एकैकी फलन यानी कि वन वन फंक्शन है, और ये बहु एकैकी फलन यानी कि मेनी वन फंक्शन है। अब एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ से इस समुच्चय बी में कोई भी अवयव आपका खाली नहीं है, यानी कि सबका संबंध सबके साथ है, मतलब एक एक अवयव का संबंध एक एक के साथ है। तो इस तरह का अगर फलन होता है जिसमें एक अवयव का संबंध एक के साथ हो और समुच्चय बी में कोई भी अवयव खाली न हो, तो इस तरह का जो फलन होता है वो आच्छादक कहा जाता है, यानी कि उसको आंटू बोलते हैं। तो अगर कहा जाए तो ये एक तरह से क्या हो गया? आपका एकैकी व आच्छादक फलन हो गया।
एकेकी व आच्छादक यानी कि 1-1 फंक्शन हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, 1-1 फंक्शन बहुत ही जरूरी है, इसका काम लगेगा आगे। तो 1-1 फंक्शन मतलब एकेकी आच्छादक फलन, यानी कि ऐसा फलन जिसमें एक अवयव का संबंध एक अवयव के साथ हो और इसमें कोई भी अवयव खाली न हो। अब इसकी बात किया जाए तो देखिए, ये तो आपका मेनी वन फंक्शन है, यानी कि बहु एकेकी फलन है, लेकिन आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक यानी कि आंटू है कि नहीं। तो बताया गया आच्छादक होने के लिए दूसरे वाले समुच्चय में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, सबका संबंध होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये आपका 3 खाली है, इसका किसी के साथ संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये आच्छादक फलन नहीं होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि फलन क्या होता है। फलन होने के लिए सीधा सीधा जान लीजिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव का संबंध समुच्चय बी के केवल एक और एक अवयव से होना चाहिए या किसी एक अवयव से होना चाहिए। अब बात करते हैं फलन के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर के बारे में, यानी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो ये आप लोग 11th में पढ़े हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देते हैं बस इसको। जैसे मान लीजिए 2 समुच्चय दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका ABC और बी में अवयव है 2, 4, 8, 16। तो ऐसे अगर हम संबंध बना लें, यहाँ देखिए ए का संबंध यहाँ 2 से है, बी का 4 से और सी का 8 से। तो यहाँ जो आपका समुच्चय ए का सभी अवयव होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, यानी कि डोमेन कहते हैं। अब देखिए, समुच्चय ए के जो अवयव हैं उनका संबंध जिस जिसके साथ होता है, देखिए ए का संबंध 2 के साथ, बी का संबंध 4 के साथ, सी का संबंध 8 के साथ। तो जिस जिस से संबंध होता है वो जो अवयव कुल मिलाकर के होते हैं उनको परिसर कहा जाता है, परिसर यानी कि रेंज कहा जाता है। और सहप्रांत क्या होता है, ये जो समुच्चय बी के सारे अवयव हैं वो क्या कहे जाते हैं, आपके सहप्रांत कहे जाते हैं, यानी कि कोडोमेन कहे जाते हैं। यानी कि प्रांत आपका हो जाएगा डोमेन ABC, परिसर यानी कि रेंज हो जाएगा 2, 4, 8 और सहप्रांत क्या हो जाएगा 2, 4, 8, 16। अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, अगर मान लें फंक्शन जो दिया हुआ है आपका y बराबर अगर sin x दे दे और x का अगर हम मान रखते हैं 0, π/2 और पाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का मान हमने रखा 0, π/2 पाई और यहाँ अगर हम रख दें 0, 1, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो देखिए, साइन 0 का जो वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि इसका मैपिंग जो है इसका संबंध 0 से होगा। अब देखिए, साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, आपका 1 होता है, तो इसका संबंध जो है 1 से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जो साइन 180 है, साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका भी संबंध किससे हो गया, 0 से हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो ये जो फंक्शन है वो बहु एकेकी फलन है, यानी कि मेनी वन फंक्शन है। तो बताया गया था बहु एकेकी फलन के बारे में कि 2 अवयव का संबंध क्या होता है, एक अवयव से होता है। यहाँ देखिए, 0 का भी संबंध 0 से है, पाई का भी संबंध 0 से है। और यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन यानी कि फलन क्या हो, एकेकी व आच्छादक हो। एकेकी आच्छादक कहने का मतलब है कि आपका 1-1 होना चाहिए। अगर फलन 1-1 है, एकेकी आच्छादक है, तभी उसका हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। और 1-1 मतलब बताया गया था कि ये आपका जो संबंध है वो क्या होना चाहिए, अगर ABC ले लें, यहाँ 1, 2, 3 ले लें, तो एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए और समुच्चय B में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर इसको देखा जाए तो 0 का संबंध भी 0 से है, पाई का संबंध भी 0 से है, यानी कि ये एक एकी फलन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, यानी कि बहु एक एकी फलन है। तो इस तरह से कोई भी त्रिकोणमितीय मान हम रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक मतलब बहुत सारे वैल्यू हैं जिनका मान रखने पर 0 ही मिलेगा या 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 1-1 नहीं होते हैं, यानी कि
ऐसे कहा जाए तो एकाकी फलन, एकाकी व आच्छादक फलन नहीं होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्यतः त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो एकाकी आच्छादक फलन नहीं होते, यानी कि 1 1 और 2 नहीं होते। बताया है क्यों? क्योंकि दो का संबंध एक से मिल जाता है, या दो से अधिक अगर हम वैल्यू लेते तो भी एक से ही मिलता। तो आगे लिखा गया जिससे हम उनका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्योंकि बताया गया है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसका 1 1 और 2 होना जरूरी है, यानी कि उस फलन को एकाकी आच्छादक होना जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कोई भी फलन है उसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब वो क्या हो, 1 1 और 2 हो, यानी कि एकाकी व आच्छादक फलन हो। अब देखिए पहले आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन का जो भी प्रांत परिसर होता है यानी कि डोमेन रेंज होता है, पहले उसके बारे में बता दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है यानी कि प्रांत होता है वो आर होता है। आर यानी कि रेडियन कह लीजिए या रियल नंबर, क्योंकि देखिए अभी ऊपर बताएं कि साइन एक्स का जो भी वैल्यू रखते हैं हम या तो पाई या तो पाई बाई 2 यानी कि रेडियन में ही रखते हैं, और रेडियन में जो रखते हैं पाई पाई बाई 2 ये क्या है, एक नंबर ही है ना एक तरह से, तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसीलिए जो डोमेन होता है साइन एक्स का वो क्या होता है, आर होता है। डोमेन मीन्स बताया गया आप लोगों को कि जो वैल्यू रखा जाता है। अब इसका जो रेंज होता है यानी कि परिसर होता है वो -1 से लेकर के 1 तक होता है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का अगर हम किसी भी वैल्यू को पुट करें तो साइन एक्स का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक ही होता है, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है वो न ही -1 से कभी छोटा होता है और ना ही 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि सारी वैल्यू जो होती है इसी के बीच में होता है। सेम इसी तरह cos x का भी होता है। cos x में भी क्या होता है, इसका डोमेन यानी कि प्रांत जो होता है वो r होता है। इसके जगह x के जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं, और मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ही। और इसका भी जो परिसर होता है यानी कि रेंज होता है सेम वही होता है जो साइन एक्स का होता है, यानी कि -1 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक होता है। क्योंकि कास में भी वही सिचुएशन होता है कि इसका जो वैल्यू है -1 से छोटा नहीं होता है और 1 से क्या होता है, बड़ा नहीं होता है। अब देखिए 10x का जो डोमेन दिया हुआ है, डोमेन लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर तो होगा लेकिन x का वैल्यू जो है 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, जहाँ n क्या है, n आई मीन्स इंटीजर यानी कि कोई भी पूर्णांक है, और इसका जो रेंज होता है वो r होता है। अब यहाँ देखिए अगर इसको समझाएं तो यहाँ डोमेन में लिखा हुआ है कि x का वैल्यू जो है 2n+1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों को पता होगा डोमेन उसी को कहा जाता है जिसका कोई ना कोई वैल्यू मिलता है मान रखने पर। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है और इसमें ए बी सी रख दें, 1 2 3 रख दें। ए रखने पर अगर 1 मिला है, बी रखने पर 2 मिला है, सी रखने पर 3 मिला है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हम रख लें, ए रख लिए, बी रख लिए, सी रख लिए, ए का तो 1 मिल गया, बी का 2 मिल गया और सी का कोई वैल्यू ही नहीं मिला, तो ये क्या होगा, इसको डोमेन नहीं कहेंगे और वैसे भी ये फंक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे ही इसमें जो होता है ये जो पाई बाई 2 आपको दिख रहा है, अगर हम 10x के बारे में पता होगा आप लोगों को, या देखिए अगर हम क्या करें 10x का वैल्यू हम पाई बाई 2 रख दें, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री रख दें, तो आप लोगों को पता है 90 डिग्री का मान 10 में क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड होता है, परिभाषित ही नहीं होता है। तो जब पाई बाई 2 रख रहे हैं तो इसका तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये जो अनंत दिख रहा है, इनफाइनाइट दिख रहा है, वो अपरिभाषित है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जब पाई बाई 2 रखने पर इसका कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए डोमेन में हो ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसमें से x का जो वैल्यू होता है यानी कि पाई बाई 2 का जो गुणज होता है 2n+1 विषम गुणज जो होता है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि वो नहीं होना चाहिए विषम गुणज। क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ हम सम गुणज हटाते हैं n की जगह, अगर मान लीजिए हम सम गुणज रख लेते हैं 2n और गुणे पाई बाई 2, तो 2 से 2 आपका कट जाता है, n पाई आ जाता, और n पाई मतलब पाई पे कोई ना कोई वैल्यू देगा ही, तो ये डोमेन मिलेगा ही। तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हम
10 में π/2 रखें तो इसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसीलिए डोमेन में से 2n+1 π/2 जो होता है उसको हटा दिया जाता है। अब इसका जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है, आर होता है, यानी कि इसका वैल्यू मान रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा, यानी कि रियल नंबर मिलेगा ही। अब देखिए बात करेंगे काट एक्स के बारे में। तो काट एक्स का जो प्रांत होता है, डोमेन होता है, वो x बिलोंग्स टू r, यानी कि ये भी सारा रियल नंबर होता है। लेकिन x का जो वैल्यू है वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसमें n क्या है, इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। और इसका जो परिसर होता है यानी कि रेंज होता है वो क्या होता है, r, यानी कि कोई भी वैल्यू मिल सकता है। अब देखिए आपको इसके बारे में समझाया है तो आप लोगों को पता होगा काट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/10x लिख सकते हैं। अब जहाँ 10 का मान 0 हो जाएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित हो रहा है इसका मतलब कि कोई वैल्यू मिल ही नहीं रहा है। तो 10x का मान 0 कब होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि 10 का मान 0 होता है। 10 180 यानी जिसको पाई कहते हैं, 10 पाई का मान भी क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ये जो 0 है, पाई है, यानी कि जो पाई का गुणज दिख रहा है वो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ 10 का मान अगर हम पाई रखें, 10 पाई यानी कि 10 180 रखें तो ये आपका 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह से जब यहाँ पाई रखने पर ये अपरिभाषित मिल रहा है तो ये डोमेन में तो होगा नहीं, क्योंकि पाई का मान रखने पर क्या मिल रहा है, अपरिभाषित, जो किसी प्रकार का कोई भी वैल्यू नहीं माना जाता है। इसीलिए इसमें काट वाले में क्या करना होता है, n पाई जो है हटाना पड़ता है। अब इसमें देखिए इसका जो रेंज होता है सेम वही होता है, r, यानी कि कोई भी रियल नंबर इसका हो सकता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कोसेक एक्स का और सेक एक्स का। तो पहले आप लोगों को सेक एक्स के बारे में बता देते हैं। तो देखिए सेक एक्स का जो रेंज है, सॉरी जो डोमेन है यानी कि प्रांत है, वो x बिलोंग्स टू r है, यानी कि सारा रियल नंबर है। लेकिन x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2n+1 π/2, यानी कि π/2 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए। अब इसमें n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि n क्या है, आपका पूर्णांक है। अब इसका जो परिसर दिया हुआ है r माइनस ओपन इंटरवल, यानी कि खुले श्रृंखला में लिखा हुआ है -1, 1। अब इसको आपको समझाएं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। तो सेक के बारे में पता होगा कि सेक की एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। अब देखिए सेम वही रूल है, cos x अगर 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि परिभाषित ही नहीं होगा। तो cos x 0 होता कहाँ है, तो cos अगर 90 ले लें तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। 90 यानी कि क्या होता है, π/2 होता है। और अगर cos 270 यानी कि ऐसा कर लें 3π/2 ले लें तो भी इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखिए ये π/2 का मान 0 है, π/2 का जो विषम गुणज है यानी कि 3π/2 ये भी आपका 0 हो रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ हम π/2 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3π/2 रखें तो भी 0 हो जाएगा। इसीलिए इसमें से क्या करते हैं, यक्स का जो इसमें π/2 का जो विषम गुणज होता है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्योंकि अभी यहाँ बताया गया जब विषम गुणज रखेंगे यानी कि कोई भी विषम गुणज वाला मान रखेंगे तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 होगा तो सेक एक्स का जो वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि परिभाषित ही नहीं होगा। और आप लोगों को बताया गया है कि डोमेन तभी कहा जाता है जब कुछ वैल्यू रखने पर मान कुछ प्राप्त हो, यानी कि जैसे यहाँ देखिए अगर हम π/2 रख दें तो π/2 रखने पर अनडिफाइंड प्राप्त हो रहा है, यानी कि परिभाषित ही नहीं मिल रहा है और ये कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए ये डोमेन में शामिल नहीं किया जाता है। π/2 का जो भी विषम गुणज होता है उसको डोमेन में से हटा दिया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है, जिसमें x का जो वैल्यू है वो π/2 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करें इसकी रेंज के बारे में यानी कि परिसर के बारे में, तो दिया है r माइनस ओपन इंटरवल में यानी कि खुले श्रृंखला में -1 से 1। तो देखिए सेक एक्स जो है, सेक एक्स होता है 1/cos x। और आप लोगों को पता है cos x का ऊपर बताया गया रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
अगर हम -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखें, कोई भी मान रखें, तो यहाँ क्या होगा, -1 से 1 के बीच में अगर हम कुछ भी रखें तो ये आपका -1 से बड़ा ही होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि ऐसा कह लीजिए कि इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से छोटा होगा तो यहाँ जरूर दशमलव में कुछ आएगा, जैसे मान लीजिए 0.5 आया। तो जब 1 में किसी भी 1 से छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो वो क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1 से बड़ा मान मिलेगा। अगर मान लीजिए माइनस में ही रखते हैं तो -0.5 रख लें, तो इसका जो मान मिलेगा वो -1 से जो होगा वो छोटा होगा। यानी कि सीधे सीधे आप लोगों को पता है, तो -1 से 1 के बीच में अगर हम कुछ भी मान यहाँ रख देते हैं तो जो हमको sec x का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, या तो हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा, और अगर माइनस में रखते हैं तो वो क्या होगा, -1 से छोटा मिलेगा। यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो -1 से 1 के बीच में कोई आपको मान ही नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, इसका जो रेंज होता है वो r में से -1 से 1 को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये खुली श्रृंखला में 1 लिखा जाता है। यहाँ आपको बताया गया है 1/cos x का वैल्यू -1 से 1 है। अगर ये बंद श्रृंखला है, क्लोज इंटरवल है, यानी कि 1 ले सकते हैं। तो अगर 1 ले लें तो 1/1 यानी कि आपको 1 मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ खुली श्रृंखला में रखा गया है, यानी कि -1 और 1 के बीच में जो होता है उसी को छोड़ करके क्या होती है, सारी वैल्यू होती है रेंज की। अब देखिए, अगर कोसेक एक्स के बारे में बात करें तो कोसेक एक्स क्या है, देखिए कोसेक एक्स का जो प्रांत दिया हुआ है ये x बिलोंग्स टू r है, लेकिन ये x का जो वैल्यू है वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ n क्या है, इंटीजर है, आपका पूर्णांक है। और इसका भी रेंज जो है, परिसर है r में से माइनस कर दिया जा रहा है किसको, ओपन इंटरवल में, यानी कि -1 से 1 के बीच में जो भी संख्या है उसको। अब देखिए, अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें कि कैसे इतना आया है तो आपको बताते हैं। देखिए, कोसेक एक्स दिया हुआ है तो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। अब यहाँ भी देखा जाए तो sin x का मान जहाँ जहाँ 0 हो जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। और जब अपरिभाषित हो जाता है तो उसको डोमेन कहाँ नहीं जाता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि sin x का मान कहाँ कहाँ 0 होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि sin 0 का मान 0 होता है, sin 180 यानी कि पाई कह लें, sin पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ अगर sin 0 रखें तो भी 0 मिलेगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। sin अगर पाई रखें, 180 रखें तो भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसमें से कोसेक एक्स के लिए x का जो वैल्यू होता है वो n पाई नहीं रखते हैं, n पाई हटा देते हैं, क्योंकि n पाई रखने पर आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि परिभाषित नहीं हो रहा है। अब देखिए, जैसे सेक एक्स का रेंज होता है सेम वैसे ही इसमें भी क्या होता है, कोसेक एक्स का भी रेंज होता है। क्यों, आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को बताया गया है। देखिए, कोसेक एक्स है तो 1/sin x लिख सकते हैं। अब sin x का जो रेंज होता है, परिसर होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। अब -1 से 1 के बीच में हम कुछ भी रखें तो देखिए वो क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो जब ऊपर 1 है, 1 से छोटी संख्या से हम भाग देंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 से आपका बड़ा मिलेगा। या अगर 1 से छोटी संख्या माइनस भी है, अगर मान लीजिए माइनस में रख लें तो वो आपका क्या मिलेगा, -1 से छोटा मिलेगा। यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपका -1 से लेकर के 1 के बीच में कोई संख्या नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें से जब कोई संख्या मिलेगा ही नहीं -1 से 1 के बीच में, तो r में से क्या किया जाता है, -1 और 1 को हटा दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को सभी त्रिकोणमितीय फलन का जो डोमेन और रेंज है बता दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।